नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। यह हमारे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एमपीपीएससी के सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन है। इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, लेकिन इसकी समझ के लिए हमें इसकी थ्योरी प्लस पीवाईक्यू प्लस फैक्ट्स सभी अच्छे से तैयार करने होंगे। तो बौद्धिक संपदा है क्या? शब्द मात्र से ही स्पष्ट होता है कि बौद्धिक यानी कि जो भी बुद्धिजनित हो, संपदा यानी कि संपत्ति यानी अर्थात मानव मस्तिष्क की उपज जो आर्थिक रूप से उसके लिए हितकारी हो, जिससे उसे आर्थिक लाभ हो, जिसका वो व्यापार कर सके। तो सर्वप्रथम हम बौद्धिक संपदा अधिकार की परिभाषा देखेंगे। तो व्यक्तियों की मस्तिष्कीय रचना उत्पाद से जुड़े अधिकार को ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। जैसे कि हमने किसी साहित्य की रचना कर दी, कोई नया आविष्कार कर दिया, कोई नया शोध कर दिया, तो यह सब बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसे हमने सोचा है, हमारे दिमाग ने इसको उत्पन्न किया है, इसीलिए इसको बौद्धिक संपदा कहेंगे। अब ये बौद्धिक संपदा अधिकार की विशेषताओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ कि इस अधिकार की विशेषताएं क्या है। तो यह एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में दिया जाता है। यह अधिकार, अगर कोई इस अधिकार की आपसे विशेषताएं पूछे तो आपको ये दो विशेषताएं बिल्कुल याद रखनी है। अब हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार। तो मुख्यतः इसको 5 प्रकारों में डिफाइन किया गया है। सबसे पहला अधिकार है कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई आपके साहित्य की, आपकी रचना की, आपकी कृति की कोई नकल ना कर पाए। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कॉपीराइट लग जाएगा और उसका, जैसे यूट्यूब पर अगर वो प्रयोग कर रहा है तो चैनल बंद हो जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब पेटेंट क्यों दिया जाता है? आपके नए आविष्कार के लिए, नया शोध, आपने कोई नया इन्वेंशन किया है तो उसका फ़ायदा सिर्फ आप ही उठा सको, कोई और ना उठा सके, उस चीज़ के लिए आपको पेटेंट दिया गया है। अगर कोई इसका, आपकी रचना का दुरुपयोग करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई पेटेंट के तहत की जा सकती है। ट्रेडमार्क यानी कि लोगो, निशान, चिन्ह जो आपके व्यापार को प्रदर्शित करता है, अगर कोई उसका फ़ायदा उठाता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेडमार्क का अधिकार भी आपके पास है। औद्योगिक डिजाइन, कोई आपकी बनी हुई चीज़ की नकल करता है तो आपके पास एक और अधिकार है औद्योगिक डिज़ाइन का कि यह डिज़ाइन आपकी है और इसको आपकी अनुमति के बिना कोई उपयोग नहीं कर सकता। भौगोलिक संकेतक दिया जाता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की उत्पादकता के लिए, जैसे कि दार्जिलिंग टी, उसको जीआई टैग प्राप्त है कि वो टी वहीं से उत्पन्न होगी और उसकी प्राइस वगैरह वो सब तय कर सकेंगे कोई और। तो भौगोलिक संकेतक यानी किसी स्थान विशेष की विशेष उत्पादकता से जुड़ा हुआ, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं वो स्थान विशेष पर ही पैदा होती हैं, उनकी पैदावार उसी स्थान पर होती है, उसी स्थान की वजह से उनकी गुणवत्ता पहचान होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। अब इन सब को विस्तार से हम पढ़ेंगे कि इनकी परिभाषा क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। उससे पहले हम बात करते हैं WIPO विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत इसको लाया गया था और इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में स्थापना हुई। 1970 में इसको लागू किया गया, लेकिन इसकी चर्चा कब हुई? 1967 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के दौरान 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के रूप में इसको मान्यता दी गई। किसको? विपो को। इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह पेटेंट की परिभाषा है नए आविष्कार पर अधिकार। अगर आप कोई नया आविष्कार करते हैं तो आपका उस आविष्कार पर 20 साल तक अधिकार रहेगा। कोई आपकी अनुमति के बिना उसका ना उपयोग कर सकता, ना दोहन कर सकता, ना बेच सकता। पूरा अधिकार 20 साल तक आपका रहेगा जब तक आप उसको रिन्यू ना करा लें। उसके बाद कॉपीराइट, किताब, संगीत, फिल्म, सॉफ्टवेयर आदि पर लागू।
यह लिखने वाले के जीवन प्लस जीवन के 60 साल बाद तक लागू है। जीवन प्लस 60 साल तक लागू है कॉपीराइट, यानी आपके मरने के बाद मरने के 60 साल बाद तक भी कोई आपकी ना किताब चोरी कर सकता, ना ही संगीत को अपना बता सकता, ना ही फिल्म को अपना बता सकता, कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंतर्गत ब्रांड का नाम, लोगो, चिन्ह आता है कि आपकी ब्रांड, जैसे कि आपकी ब्रांड का कोई अच्छा नाम है और वो अच्छे से चल रही है, तो कोई और अन्य व्यक्ति सेम टू सेम ट्रेडमार्क लॉन्च करके उसके ब्रांड का उसका फ़ायदा ना उठा पाए, इसीलिए ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है। डिजाइन किसी उत्पाद के बाहरी रूप की सुरक्षा, यानी कि आपने कोई उत्पाद बनाया है, वो जैसा दिखता है सेम टू सेम कोई कॉपी नहीं कर सकता। भौगोलिक संकेत किसी स्थान से जुड़े उत्पाद के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दार्जिलिंग टी, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, नागपुर का संतरा, यह सब जीआई टैग हैं। जैसे बनारसी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, यह सब स्थान विशेष से जाने जाते हैं और इनको जीआई टैग की मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये क्यों दिया जाता है? जिससे कि कोई फेक उत्पाद ना, मतलब इनके नाम से कोई फेक उत्पाद ना बेच पाए, असली उत्पाद की पहचान हो पाए, स्थानीय कारीगरों को लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले, प्रोडक्ट की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बने, इसीलिए यह भौगोलिक संकेतक दिया जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत। अब जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रचनात्मकता को बढ़ावा देना, नए से नए खोज हों उनको बढ़ावा देना। लोग खोज करेंगे तभी जब उनकी खोज पर उनका अधिकार हो, कोई और उसका लाभ ना उठा पाए, इसलिए यह अधिकार इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिकार कानूनी सुरक्षा भी देता है। आईपीआर अमूर्त संपत्ति है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ये आपके दिमाग की उपज है। डिजाइन को आप छू सकते हैं, आप डिजाइन को उतार सकते हैं कपड़े पे, किसी सामग्री पर, लेकिन वो डिजाइन आपके दिमाग से पैदा हुई है, आप उस डिजाइन को छू नहीं सकते। उसका आवश्यकता क्या है? नए आविष्कारों को सुरक्षा मिलती है, कलाकारों, लेखकों को उनकी मेहनत का लाभ मिलता है, नकली उत्पादों को रोकने में मदद मिलती है, देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान होता है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। अब भारत में आईपीआर से जुड़े कानून, पेटेंट एक्ट कब आया था? 1970 में, कॉपीराइट एक्ट 1957 में, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, और डिज़ाइन एक्ट 2000 में, और जीआई एक्ट 1999 में। तो ये सब आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो आईपीआर है इसको ट्रांसफ़र और सेल भी किया जा सकता है। हम चाहें तो हमारी खोज को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं या बेच सकते हैं, उसको अपना सहभागी भी बना सकते हैं और पूर्ण रूप से उसे सेल भी कर सकते हैं, यह भी आईपीआर के अंतर्गत आता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यह क्या है? ट्रिप्स एक समझौता है। ट्रिप्स क्या है? एक समझौता है। किसके अंतर्गत है? ये आईपीआर के अंतर्गत ही है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये ट्रिप्स का फुल फॉर्म है। यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और ये क्या करता है? आईपीआर से जुड़े नियम तय करता है। आईपीआर के नियम कौन बनाता है? तो ट्रिप्स बनाता है। यह कब लागू हुआ? तो यह 1995 में लागू हुआ। और ये जो ट्रिप्स है ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। यह तो बात हुई ट्रिप्स की। यह ट्रिप्स एक महत्वपूर्ण संगठन है जो आईपीआर से जुड़े नियम तय करता है और यह WTO के अंतर्गत आता है। यह सब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बौद्धिक संपदा का इतिहास देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि बौद्धिक संपदा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला और कब मिला? तो सबसे पहले 15वीं शताब्दी में मिला और फिर उसके बाद 1888 ईस्वी में यह बौद्धिक संपदा शब्द उल्लेख में आया, जब बर्न में बौद्धिक संपदा के लिए स्विस संघीय कार्यालय की स्थापना की गई। तो बौद्धिक संपदा शब्द कब आया? तो 1888 में आया। कहाँ पे? बर्न में। इसके लिए स्विस संघीय कार्यालय की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति भी अपने देश में लागू है, जो 12 मई
2016 को भारत सरकार ने इस नीति के लिए स्वीकृति दी और इसमें 7 लक्ष्यों का भी निर्धारण किया जाता है। और ये सातों लक्ष्य इस प्रकार से हैं कि इस नीति के अंतर्गत आईपीआर सृजन को बढ़ावा देना है, इसलिए यह नीति बनाई गई। आईपीआर से संबंधित दृढ़ नियमों को अपनाना ताकि अर्हता अधिकारी और लोकहित के बीच संतुलन बना रहे। आईपीआर से संबंधित प्रशासन को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाना। व्यवसायीकरण के माध्यम से आईपीआर का मूल्य निर्धारण करना। आईपीआर के नियमों के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन तथा न्यायिक व्यवस्था मजबूत करना। मानव संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना और बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की स्थापना कब की गई, तो आपको क्या उत्तर देना है? 12 मई 2016 को। उसके बाद इसके अंतर्गत कितने लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है? तो 7 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। लगातार जुड़े रहें। हम एक एक टॉपिक पर फुल वीडियो बनाएंगे। जैसे पेटेंट को एक पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कॉपीराइट को डिस्कस करेंगे, जीआई टैग को डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके इकाई 1 हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह था बेसिक किसका? आईपीआर का। आप इतना तो समझ ही चुके होंगे आईपीआर क्या है। तो यह एक कानून है और यह क्यों लाया गया है? जिससे हमारी रचनाओं को बढ़ावा मिले, हमारे अधिकार सुरक्षित रहें, हमारे आविष्कारों पर हम लाभ ले सकें। इन सब उद्देश्यों के लिए आईपीआर को भारत में लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।